एडोर फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत क्लासिकल मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज की क्लास में हम कंजर्वेशन लॉ और पॉइसन ब्रैकेट ये सब के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमारा आज का पहला टॉपिक होगा स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसके अंदर का दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन बाय, एक तो दिया होगा हम लोग को पोटेंशियल, ठीक है, या क्या दिया होगा लैग्रांजियन दिया होगा, या क्या दिया होगा हैमिल्टोनियन दिया होगा। ठीक है, अगर ये दिया है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन निकालने के लिए बोलेगा तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है नॉर्मल मोड से। ठीक है, नॉर्मल मोड्स जनरली होता है क्या है कि जब हमें पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल दिया हुआ हो जो एक ही क्या बोलना चाहिए कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, तब उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन निकालते हैं। नॉर्मल मोड में भी हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है दो से ज़्यादा, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स रहते हैं। ठीक है, x1 x2 इस टाइप से रहेंगे, तब हम लोग उसके लिए नॉर्मल मोड कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग पॉइजन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। पॉइजन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे, जहाँ पे हम लोग पॉइजन ब्रैकेट के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ के बारे में इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक। इसके बाद देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके बाद देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कुछ बेसिक कंजर्वेशन लॉ है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग, अगर मैं बताऊं सीजी सेट के हिसाब से, ठीक है, तो सीजी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलना चाहिए लेक्चर होने वाला है। इससे अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो सीजी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं फिर क्लास। पहला टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस में जनरली हम लोग क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे।
और जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल पॉइंट बोलेंगे। ठीक, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर स्टेबल पॉइंट याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि स्टेबल पॉइंट होता है क्या। देखो, या तो हमें क्या दिया होगा, स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या दिया हो सकता है, पोटेंशियल जो है वो दिया हो सकता है, ठीक है। जिसमें हम लोग पहला केस देखते हैं, इफ पोटेंशियल इज गिवन। आपको जो है पोटेंशियल दे दिया गया है, ठीक है। पोटेंशियल v इक्वल टू जो है ये वी एक्स का कोई फलन हमें दे दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर स्टेबल पॉइंट निकालना है। तब इस केस में क्या करेंगे, हम लोग वी डैश निकाल लेंगे, ठीक है। वी डैश इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। वी डैश हो जाएगा, जो कि क्या बोलना चाहिए, एक्स का ही कोई फलन होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तब हमें कोई फलन मिलेगा एक्स इक्वल टू एक्स ज़ीरो, एक्स वन और एक्स टू, इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमम पॉइंट। ये होता है एक्सट्रीमम पॉइंट, ठीक है। एक्सट्रीमम पॉइंट या तो ये मैक्सिमम हो सकते हैं या फिर ये मिनिमम हो सकते हैं। अब ये देखने के लिए कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, हम लोग क्या निकालेंगे, वी डबल डैश निकालेंगे, ठीक है। वी डबल डैश इक्वल टू डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर किसी भी पॉइंट में x इक्वल टू एक्स एन में जो है वो ज्ञात कर लेंगे। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, ठीक है, तब क्या होगा, एक्स एन जो है वो एक मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स एन इज लेस देन ज़ीरो है, तब ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। एक्स एन जो है वो मैक्सिमा होगा, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जो मिनिमम पॉइंट होता है ये होता है हम लोग का स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल पॉइंट होता है। स्टेबल ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और ये क्या होता है, अनस्टेबल पॉइंट होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को ग्राफ के प्रोस्पेक्टिव से बताऊं तो अगर हम लोग का पोटेंशियल का ग्राफ इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई ये इस डायरेक्शन में x है और इस डायरेक्शन में क्या है, v ऑफ x है। तब यहाँ पे ये इस टाइप का कोई हमारा फलन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ जो है वो मैक्सिमा रहता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा, ठीक है। x का ये जो वैल्यू रहेगा x इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये x1 है, तो ये x1 इक्वल टू क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। तो ये सब जो है पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मिनिमम पॉइंट होगा यहाँ पे अगर हम लोग का कोई पार्टिकल है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है ये ऑक्सीलेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमेशा इस सेंटर में आना चाहेगा। अगर यहाँ से हम लोग कोई पॉइंट को छोड़ते हैं तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ जो है वो दोलन करता है, ठीक है। जबकि यहाँ अगर यहाँ हम लोग का कोई पॉइंट है तो वो हमेशा इस पॉइंट से जो है वो दूर जाना चाहेगा। यहाँ इस केस में पॉइंट के पास आना चाहेगा और इस केस में पॉइंट से दूर जाना चाहेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं अनस्टेबल और इसे बोलते हैं स्टेबल, ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है।
क्योंकि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। एक बार मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान ले देखिए हमारे पास एक फंक्शन है v ऑफ x दे दिया गया है कि v ऑफ x इक्वल टू क्या है, x है प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसके लिए हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो निकालना है। इसे एक्स स्क्वायर कर देते हैं, इसे एक्स क्यूब कर देते हैं इस टाइप से। तभी इस केस में क्या करेंगे, देखो वी डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे। वी डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको वी डैश ऑफ एक्स को जो है वो 0 के बराबर रखेंगे। इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर x को हम लोग कॉमन निकालें तो ये क्या बचेगा, 2 प्लस 3x इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, -2/3 होगा। ये -2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमें एक्सट्रीमम पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो चेक करेंगे कि ये एक्सट्रीमम है या सॉरी ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, वी डबल डैश निकालेंगे। वी डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में आकलन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है दो केस, ठीक है। वी डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 रखें तो वी डबल डैश ऑफ x क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा, ठीक है। ये मिनिमम होगा, यानी कि ये क्या होगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या था, वी डबल डैश एट एक्स इक्वल टू माइनस कितना, 2/3, तो इस केस में क्या आ जाएगा, देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 3/2 इंटू 6, यानी कि ये कितना आ जाएगा, -7, जो कि लेस देन 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके और एग्जांपल करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर जो दूसरा चीज़ हम लोग याद करते हैं वो है, दूसरा चीज़ जो ज्ञात करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ओमेगा होता है, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू होता है √k/m होता है, ठीक। √k/m, जहाँ k का जो वैल्यू है वो क्या है, d2v/dx² एट x इक्वल टू xn, जहाँ पे xn क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंतर्गत हम लोग d2v/dx का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं और x इक्वल टू xn, तो xn जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। और ये k का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख दें √k/m, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। कभी कभी जो है वो टाइम पीरियड पूछता है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/√k/m, ठीक है। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है, 2π/ओमेगा होता है, ठीक है। उल्टा लिख दिया क्या, टाइम पीरियड इक्वल टू ओमेगा 2, ये t इक्वल टू होता है, इक्वल टू हो जाएगा 1/2π, और ये हो जाएगा m/k हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया था, ये एक्चुअली पहले जो लिखा था वही सही है। इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। ठीक, ये याद है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का आवर्त का टाइम पीरियड, आवर्त का, या इसे हम लोग करेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ये क्या होता है आवृत्ति होता है। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोग याद रखेंगे। अगर मैं इसको एग्जांपल से आप लोग को बताऊं, ठीक है, पिछला जो एग्जांपल देखे थे वहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिला था, एक ही मिला था x इक्वल टू 0 जो कि क्या था अनस्टेबल था, सॉरी स्टेबल था। ये क्या था स्टेबल पॉइंट था। और x इक्वल टू 0 के लिए भी डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या वैल्यू मिला था 2 मिला था। ठीक, तो ये जो वैल्यू होता है यही जो है वो k का वैल्यू होता है। ठीक है, ये k का वैल्यू हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, ये k का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है वो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2/m आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ये आप लोग याद रखेंगे। अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये दो चीज़ें जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद ये तो तब था जब पोटेंशियल दिया हुआ हो। ठीक है, इफ लैग्रांजियन इज गिवन। ठीक है, इफ लैग्रांजियन इज गिवन, अगर लैग्रांजियन दिया हुआ है तब हम लोग जानते हैं कि L इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तब हमें ये क्या करना है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यानी कि ये T माइनस क्या हो जाएगा ये V हो जाएगा। ठीक है, V ऑफ एक्स, तो यहाँ से जो है वो V ऑफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे। आप लोग याद रखेंगे ये T माइनस V होता है। ठीक है, यहाँ से ये V ऑफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे और सेम प्रोसेस जो है हम लोग सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इफ H इज गिवन, अगर H दिया गया है तब हम लोग क्या करेंगे H इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, यानी कि T प्लस ये क्या होगा V होगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ जो भी वैल्यू होगा इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, ये V ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोग याद रखेंगे, ये होता है हमारा स्टेबिलिटी एनालिसिस। ये बस हमें जो है पोटेंशियल मिल जाए उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है नॉर्मल मोड्स। नॉर्मल मोड्स, देखो अगर हम लोग के पास पोटेंशियल जो हो ऐसा पोटेंशियल दिया गया हो v इक्वल टू वी ऑफ x1 x2 x3, मतलब ये जो है एक से ज़्यादा अगर फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर इस केस में हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है तब तब हम लोग यहाँ दो मैट्रिक्स जो है वो निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग के पास क्या दिया हो लैग्रांजियन दिया हुआ हो या क्या दिया हुआ हो हैमिल्टोनियन दिया हुआ हो, अगर दोनों दिया हुआ होगा तो हमें जो है वो दोनों वैल्यू पता, तब हम लोग क्या कर सकते हैं इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो काइनेटिक एनर्जी टी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो वी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये एक बार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलने के बाद ठीक है हम लोग क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है मैट्रिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये क्या होता है जैसे दो वेरिएबल हैं। ठीक है, तब इसका मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो है ये x1 डॉट का कॉफिशिएंट। ठीक है, यहाँ x1 डॉट x2 डॉट का कॉफिशिएंट। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट यहाँ पे होगा x2 डॉट x1 डॉट का कॉफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा x2 डॉट और x2 डॉट का कॉफिशिएंट। ठीक है, इस टाइप से जो है ये मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो है ये कॉफिशिएंट लिख लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे
क्या बोलना चाहिए, ऐसा हो सकता है 1/2 mx डॉट का स्क्वायर। यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस टाइप से, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, 1/2 m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m x2 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m x1, इसको 1/2, हाँ चलो 1/2 ले लेते हैं, x1 डॉट और x2 डॉट, इस टाइप से अगर हम लोग का काइनेटिक एनर्जी दिया हो सकता है कि यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो, ठीक है, तभी इस वैल्यू को जीरो ही लेना है, इसका कॉफिशिएंट जो है वो जीरो लेना है। तब इस केस में अगर ऐसा दिया हुआ हो तब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे बस ये जो लास्ट वाला टर्म है, ठीक है, ये क्या होगा, ये x1 डॉट का स्क्वायर, ये x2 डॉट का स्क्वायर, यानी इसका कॉफिशिएंट 1/2m, इसका कॉफिशिएंट 1/2m, ये लिख देंगे। लेकिन यहाँ भी क्या है, सिर्फ x1 x2 दिया हुआ है, तब इसको क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ देंगे, ठीक है, दो बराबर भागों में m, ये x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m x2 डॉट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 m x1 डॉट x2 डॉट प्लस 1/4 m x2 डॉट x1 डॉट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमें x1 डॉट का कॉफिशिएंट मिल गया, ये x2 डॉट का कॉफिशिएंट मिल गया, ये x1 डॉट और x2 डॉट, ये x2 डॉट और x1 डॉट। तो इसका जो मैट्रिक्स है, ठीक है, T क्या आ जाएगा, इसका मैट्रिक्स आ जाएगा 1/2m, ये आ जाएगा 1/4m, ये आ जाएगा 1/4m, और ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स। सेम हम लोग किसके लिए निकालेंगे, वी ऑफ एक्स के लिए निकालेंगे, ठीक है। वी ऑफ एक्स ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो क्वेश्चन है ना वो आ चुका है, ठीक है, ये सीजी सेट 2019 में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे, ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, ये x1 x2 का कॉफिशिएंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 x2 का कॉफिशिएंट, यहाँ x2 x1 का कॉफिशिएंट, और यहाँ पे आ जाएगा x2 x2 का कॉफिशिएंट आ जाएगा। यहाँ x2 x2 का कॉफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो, अगर वी कैप ऑफ x1 x2 का वैल्यू इस टाइप से दिया हुआ है कि k/2 x1 का स्क्वायर प्लस k/2 x2 का स्क्वायर प्लस k1 k2, हाँ सॉरी, k x1 x2 इस टाइप से का दिया हुआ है, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग बस इसका जो है वो एक फॉर्म निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, k2 x1 का स्क्वायर प्लस k2 x2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ k x1 x2 आ जाएगा प्लस हाफ k x2 x1 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ जो भी वैल्यू है कॉफिशिएंट उसको आधा आधा करके दोनों के साथ लिख देंगे, ठीक है। और इसके लिए जब हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे तब ये मैट्रिक्स हम लोग का क्या आ जाएगा, k/2 इसका कॉफिशिएंट भी k/2 और इसका कॉफिशिएंट भी k/2, ठीक है। तो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कैसे निकालेंगे। फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ओमेगा का जो वैल्यू होगा, हमें एक इक्वेशन वी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर टी कैप इक्वल टू 0 जैसे आइगन वैल्यू निकालते थे, सेम यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के साथ ओमेगा स्क्वायर का जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है, वही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होगा, ठीक है।
अभी इसे जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जो है ये वैल्यू कैलकुलेट करके मैं आप लोग को बताऊंगा। ये सिंपली क्या है, यहाँ पे यहाँ पे आप लोग को अगर याद होगा, ठीक है, अगर मैं आप लोग को, अगर आप लोग इसे रिलेट कर पा रहे होंगे तो ये होता है हम लोग जैसे किसी मैट्रिक्स ए का अगर क्या निकालते हैं, आइगन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से लिखते हैं, इसका वैल्यू जो है वो 0 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिलता था, लैम्डा का जो है कुछ वैल्यू मिलता था, ठीक है, x0 x1 इस टाइप से मिलता था। तो यहाँ पे भी सेम, ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तब ओमेगा का जो है वो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ओमेगा 0 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो यही जो होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होगा, ठीक। ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। और नॉर्मल मोड क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन के लिए जो, जैसे यहाँ पे ओमेगा 0 के लिए, ठीक है, इसके लिए जो आइगन वेक्टर होगा, ये क्या है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड क्या होगा, ये होगा आइगन वेक्टर होगा, ठीक है, ये जो है आइगन सदिश होगा, आइगन वेक्टर, ठीक है, जो कि एक कॉलम वेक्टर होगा, जो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर टी कैप, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ पे ये x क्या है, हम लोग का आइगन वेक्टर या आइगन सदिश है, ठीक। इस इक्वेशन से हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे। खैर इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा आइगन वेक्टर निकालने के लिए, हो सकता है कि हमें ये पूछे कि ये इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, कि ट्रिक को रहने देते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन में इतना ही था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइजन ब्रैकेट। या पॉइजन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। पॉइजन का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी ऑपरेटर डी ए बाई डी टी, ठीक है, या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में जो अवकलन होता है, ठीक है, वो हम लोग कैसे देते हैं, ए एच प्लस डेल ए बाई डेल टी से देते हैं, ठीक है। आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में याद रखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में डी ए बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, डी ए बाई डी टी का वैल्यू ये होता है, ठीक है। अगर किसी का भी हम लोग को क्या निकालना है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उसे अवकलन करना है तब हम लोग ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे एच जो है वो हैमिल्टोनियन है, यहाँ पे टी जो है वो क्या बोलना चाहिए हमारा, स्मॉल टी था ना। यहाँ एच क्या है, हैमिल्टोनियन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ए एच, इसे हम लोग बोलते हैं पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए एन एच, ठीक है। ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर किसी क्वांटिटी के लिए, अगर किसी क्वांटिटी के लिए डी ए बाई डी टी का वैल्यू 0 हो, ठीक है, डी ए बाई डी टी का वैल्यू अगर 0 हो, तब ये क्या हो जाएगा, ए एच इक्वल टू डेल माइनस डेल ए बाई डेल टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइजन ब्रैकेट है वो माइनस डेल ए बाई डेल टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू भी 0 हो
माइनस डेल ए बाई डेल टी, अगर ए जो है वो टाइम पे डिपेंड ना करता हो, इफ ए इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है, अगर ये टाइम पे जो है वो डिपेंड नहीं करता तो डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ए एच का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एच का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं ए इज ए कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है, ये क्या है, ए जो है एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है, ठीक है। तो ये होता है पॉइजन इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बारे में इतनी चीज़ें जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। अगर इसका वैल्यू जीरो हो तो इसका वैल्यू ये होगा, अगर ये वैल्यू भी जीरो हो, डेल ए बाई डेल टी का वैल्यू भी अगर जीरो हो, तब ये ए एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और तब इस केस में क्या होगा, ए जो है वो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं पॉइजन ब्रैकेट, पॉइजन ब्रैकेट किन्हीं दो ऑपरेटर ए कैप और बी कैप, ठीक है, यहाँ सिंपली हम लोग ए बी ही बोलते हैं। तो ए और बी का जो पॉइजन ब्रैकेट होगा, ए बी ही लिखते हैं, इसका जो पॉइजन ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसे एक्चुअली हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ए बी, यहाँ पे पहले लिखा होगा क्यू आई और फिर लिखा होगा पी आई, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है डेल ए बाई डेल क्यू आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, डेल बी बाई डेल पी आई जनरलाइज मोमेंटम के रेस्पेक्ट में, इसका आकलन कर देंगे, माइनस डेल बी बाई डेल क्यू, अब बी का जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, और डेल ए बाई डेल पी आई, ठीक है, ए का जनरलाइज मोमेंटम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है पॉइजन ब्रैकेट का डेफिनेशन, ठीक है, ये हमारे क्या है पॉइजन ब्रैकेट का डेफिनेशन है। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ए को जो है पहले क्यू आई के रेस्पेक्ट में, और फिर ए बी को जो है पी आई के रेस्पेक्ट में, माइनस बी को क्यू आई के रेस्पेक्ट में और ए को पी आई के रेस्पेक्ट में आकलन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे तो पॉइजन ब्रैकेट जो हमारा कम्यूटेटर होता है, ठीक है, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, कम्यूटेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, ए बी दो ऑपरेटर का जो कम्यूटेटर होता है वो होता है आयोटा एच लाइन इंटू ए बी, ठीक है। जैसे क्या बोलना चाहिए, एक्चुअली पहले ये आया था, पॉइजन ब्रैकेट आया था, जैसे हम लोग यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइजन ब्रैकेट निकालते हैं ना, सेम चीज़ जो है हम लोग वहाँ कम्यूटेटर के टर्म में उसको डिफाइन करते हैं, ठीक। तो इसे इन दोनों में रिलेशन ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी कम्यूटेटर इक्वल टू आयोटा एच लाइन पॉइजन ब्रैकेट, यहाँ भी ये है कम्यूटेटर और ये होता है हम लोग का पॉइजन ब्रैकेट, ये एक रिलेशन की आप लोग याद रखिए, तो ये होता है पॉइजन ब्रैकेट। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके, प्रॉपर्टीज, और ये जो प्रॉपर्टीज है आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछता है। इसमें सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन या कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखे थे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट कैसे लिख सकते हैं, देखो क्यू आई डॉट, वहाँ पे क्यू आई डॉट था, ठीक है, जो हैमिल्टोनियन था हम लोग का हैमिल्टन, जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन थे उसमें क्या था, क्यू डॉट इक्वल टू था
डेल एच बाई डेल पी था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू और यहाँ पे एच। ठीक है, क्यू और एच का पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, जबकि पी डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी और एच का पॉइजन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इक्वेशन पॉइजन इक्वेशन ऑफ सॉरी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। पॉइजन ब्रैकेट के टर्म में हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वेरिएबल दो या दो से अधिक वेरिएबल हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, इस वाला से लिखूंगा। अगर यहाँ पे वेरिएबल जो है वो अधिक है, तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या निकालेंगे, समेसन निकालेंगे। ठीक है, समेसन निकाल लेंगे। यहाँ पे जितने भी आई के लिए जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे उन सभी को ये वैल्यू कैलकुलेट करके इन सभी वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तब ये जो है ये समेसन के टर्म में इसको लिखेंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। किन्हीं भी दो समान क्वांटिटीज का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, समान क्वांटिटी मतलब जैसे समान है, जैसे कि पोजीशन पोजीशन है। ठीक है, क्यू आई और क्यू जे का जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, पी आई पी जे का पॉइजन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दोनों के लिए जीरो होगा, याद रखेंगे। ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम का क्या बोलना चाहिए, जो पॉइजन ब्रैकेट है वो जीरो होगा। या फिर जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे क्यू आई और कोई फंक्शन ऑफ क्यू आई है, ठीक है, तब भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पी आई और कोई फंक्शन ऑफ पी आई है, पी आई के साथ अगर कोई फंक्शन ऑफ पी आई है, ठीक है, तब इसका भी पॉइजन ब्रैकेट जो है वो जीरो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि पॉइजन ब्रैकेट ऑफ क्यू आई पी आई। ठीक है, स्मॉल क्यू आई स्मॉल पी आई यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है उसका वैल्यू होता है वन। ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो वन आ जाएगा। जबकि एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट का क्यू आई का अगर दूसरे किसी क्या बोलना चाहिए, दूसरे किसी मोमेंटम के साथ इसका पॉइजन ब्रैकेट निकालें तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी को दोनों को साथ मिला के ऐसा भी लिखा लिखा जा सकता है, पी आई क्यू आई पी जे इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, डेल आई जे। इसका वैल्यू वन होगा जब आई इक्वल टू जे है, और इसका वैल्यू जीरो होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। अगर क्यू आई की पावर एन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पी आई है, तो इन दोनों का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो आ जाएगा एन क्यू आई की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, सेम रिलेशन है, बस इसमें आयोटा एच लाइन नहीं है, जैसे हम लोग कम्यूटेटर के लिए पढ़े थे। ठीक है, ये जो रिलेशन है उसी टाइप के हैं सभी रिलेशन। इसके बाद और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे ए और बी है। ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका सी के साथ अगर हम लोग कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालें तब क्या हो जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, प्लस इसे एक दोनों साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ना इसे इसी इसी क्रम में जो है वो लिखने का हैबिट डाल लेना, क्योंकि इससे जो है आपको कम्यूटेटर में कंफ्यूजन नहीं होगा। कम्यूटेटर में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, ये लीनियर भी होता है, पढ़े थे ए बी। अगर सी के साथ इसे हम लोग लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं, ए और सी का कम्यूटेटर, ए और सी का कम्यूटेटर प्लस
बी और सी का कम्यूटेटर, इस टाइप से इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, कम्यूटेटर ऑफ ए बी सी प्लस कम्यूटेटर ऑफ बी सी ए प्लस कम्यूटेटर ऑफ सी ए बी, इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे ए के साथ कांस्टेंट अल्फा और बी के साथ कांस्टेंट बीटा अगर मल्टीप्लाई है, ठीक है, तब इन दोनों का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो उसमें जो है वो अल्फा बीटा जो है वो कॉमन निकल जाएगा और ए बी का सिंपली ए बी का जो है वो पॉइजन ब्रैकेट निकाल लेंगे। देखो इसका अगर हम लोग को क्या करना है, अवकलन करना है इसका ए और बी का, तो इस केस में क्या आ जाएगा, पहले डेल ए बाई डेल क्यू आई का पॉइजन ब्रैकेट बी के साथ प्लस ए और डेल बी बाई डेल क्यू आई का पॉइजन ब्रैकेट। तो ये थे कुछ पॉइजन ब्रैकेट के कुछ इंपॉर्टेंट नियम। इससे रिलेटेड जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो हम लोग एंगुलर मोमेंटम वगैरह के लिए निकालते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेटर के लिए जब निकालते थे तो सेम यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एक्स आई एल जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आई जे के, ये साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, तब इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, एक्स के आ जाएगा। ठीक है, अगर आई जे के तीन कोऑर्डिनेट हैं तब एक्स आई एल जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स के आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का जहाँ पे ई आई जे के जो है वो एप्सिलॉन इप्सिलॉन टेंसर है। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे तो इसका वैल्यू 1 रहेगा, और साइक्लिक ऑर्डर में नहीं रहेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और अगर ये दोनों आई और जे अगर इक्वल हैं तब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम पी आई एल जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई आई जे के पी पी के आ जाएगा। ठीक है, आई जे के एक्स के और ये आई जे के पी के आ जाएगा। तो ये होता है हमारा पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नियम। और एल आई के साथ हो तो क्या आता है, एल ही आता है। ठीक है, ई आई जे के एल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस ये याद रखेंगे कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो पॉजिटिव होगा, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो ये जो है नेगेटिव होगा। एक लिख के बता देता हूँ, जैसे एक्स और एल वाई है, ठीक है, तो इसका जो पॉइजन ब्रैकेट है वो क्या आएगा, जेड आएगा। इसकी जो पॉइजन ब्रैकेट का वैल्यू है वो जेड कंपोनेंट आएगा, जेड कंपोनेंट आएगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो, वाई हो और यहाँ पे एल एक्स हो, ठीक है, तो वाई के बाद क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -जेड आ जाएगा। ठीक है, सेम जो है इन सभी के लिए भी लागू होगा। साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे तो पॉजिटिव आएगा, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं रहेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, अगर
हमारा लैग्रांजियन एल है, ठीक है। ये जो है क्या बोलना चाहिए, क्यू आई डॉट का फंक्शन है, ठीक है। ये जो है क्यू आई डॉट का फंक्शन है, लेकिन क्या क्यू आई का जो है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये क्यू आई का फंक्शन नहीं है तब हम लोग बोलेंगे, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो क्यू आई है, ठीक है, ये क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम लोग का एल दिया हुआ है कि 1/2 एक्स एक्स वन डॉट का स्क्वायर एम एक्स वन डॉट का स्क्वायर 1/2 एम एक्स टू डॉट का स्क्वायर प्लस के बाई टू एक्स वन। तो यहाँ पे देखो, ये जो है x2 डॉट के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, x2 डॉट के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे x2 का जो है कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ x1 का टर्म है, जबकि x2 का कोई भी टर्म नहीं है, तब यहाँ पे x2 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे L इक्वल टू क्या दिया हो, 1/2 एम आर का स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर दिया हो, और पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या दिया हो, के आर स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा डॉट वाला टर्म है, लेकिन यहाँ पे थीटा वाला जो है वो टर्म नहीं है, थीटा डॉट वाला टर्म है लेकिन थीटा वाला टर्म नहीं है। तो इस केस में ये जो थीटा है ये ये क्या हो जाएगा, हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, थीटा साइक्लिक। तो हम लोग थीटा को जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे x2 क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे क्या है, थीटा जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ये याद रखेंगे। अगर कोई कोऑर्डिनेट क्यू आई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तब जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए जो मोमेंटम होगा पी आई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एल आई क्यू आई डॉट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट मोमेंटम बोलेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। याद रखिए, ये क्या होगा, कंजर्व होगा, या इसे हम लोग बोलेंगे ये जो है एक इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, सॉरी कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। क्या, ये जो मोमेंटम है, ठीक है, ये कंजर्व होगा बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, ये जो है एक मोशन ऑफ, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। जैसे ये हम लोग का अगर L1 है, ये L2 है, तो L1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो, सॉरी P2 इक्वल टू x2 के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, डेल L1 बाई डेल x2 डॉट, क्योंकि x2 डॉट क्या है यहाँ पे, x2 डॉट जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो इसके वेलोसिटी के टर्म में क्या करेंगे, लैग्रांजियन को अवकलन कर देंगे, तब ये क्या आएगा, m x2 डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कंजुगेट मोमेंटम, और ये क्या होगा, ये हमारा होगा कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस केस में देखें तो पी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल L2 बाई डेल थीटा डॉट, और थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में इसको अप्लाई करेंगे तो एम आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो ये याद रखेंगे, ये दो चीज़ें जो है आप लोग याद रखेंगे। एक क्या होता है, ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, कंजुगेट मोमेंटम, और ये क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, या फिर क्या बोलेंगे, ये कंजर्व्ड होगा, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ पढ़ रहे हैं, तो कहीं कभी भी आपको जो है वो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में पूछे, तो आप लोग चेक करेंगे सबसे पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, अगर कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके लिए जो लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, रेखीय संवेग होगा, वो क्या होगा, संरक्षित होगा। कंजुगेट मोमेंटम, या इसे रेखीय संवेग भी बोलेंगे, ठीक है। कंजुगेट मोमेंटम मतलब ये इसके लिए रेखीय संवेग, ठीक है। अगर ये जो है हमारा विस्थापन है, अगर ये थीटा होता तो ये जो है
क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग हो जाएगा। ये जो है कोणीय संवेग हो जाएगा इस केस में। तो ये कोई चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स में देखें, तब हम लोग क्या पढ़ते थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर F इक्वल टू 0 हो, लगाया गया फोर्स अगर क्या हो, 0 हो, तब dp बाई dt इक्वल टू 0 हो जाता था, यानी कि p जो है वो क्या आता था, कांस्टेंट आता था। ठीक है, तब हम लोग बोलते थे कि जो हमारा मोमेंटम है वो क्या था, कांस्टेंट ऑफ मोशन था, या कांस्टेंट ऑफ मोशन था, या फिर क्या था, कंजर्व था। ठीक है, लीनियर जो मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर फोर्स नहीं है तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे बोलेंगे, देखो सेम चीज है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस याद रखेंगे, लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, होमोजेनिटी इन स्पेस यानी कि आकाश में समितता। ठीक है, जो आकाश में समितता होगा उसी के कारण हमें क्या मिलता है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन मिलता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो है वो संरक्षित होता है। क्यों संरक्षित होता है, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस के कारण, या फिर आ, आ, आकाश की समितता के कारण। ठीक है, या इसे दूसरे शब्द में हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इनवेरियंस। ठीक है, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस, इसमें भी पूरा लिख दो, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये जो है कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि हमें अगर यदि हम x को x प्लस अल्फ़ा, x प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है, या y को y प्लस माइनस बीटा, और z को z प्लस माइनस गामा से अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक है, और हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता। ठीक है, क्या चेंज नहीं होता, लैग्रेंजियन चेंज हो सकता है। ठीक है, या क्या बोलना चाहिए, हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं होगा, लैग्रेंजियन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं होगा। या इसे हम लोग क्या, हमारे पास जो इनिशियली था वो एक्स एल इक्वल टू, मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक्स वाई और जेड का जो है वो लैग्रांजियन है। ठीक है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, और एल डैश जो है वो क्या है, एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम लोग ये वैल्यू रखते हैं और हमें एल इक्वल टू क्या मिल जाए, एल डैश मिल जाए, ठीक है, तब हम लोग ये कहेंगे कि इसकी इनसे रिलेटेड जो मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व्ड है, यानी प्लस माइनस अल्फा इंटू पी एक्स, अल्फा इंटू पी एक्स प्लस माइनस बीटा इंटू पी वाई प्लस माइनस गामा इंटू पी जेड, ये जो होगा वो कंजर्व होगा। यहाँ पे प्लस माइनस अल्फा है, एक्स के साथ हम लोग किसको ऐड किए हैं, अल्फा को ऐड किए हैं, वाई के साथ बीटा को ऐड किए हैं, और जेड के साथ गामा को। तो इससे रिलेटेड जो मोमेंटम है पी जेड, गामा इंटू पी जेड, बीटा इंटू पी वाई, अल्फा इंटू पी एक्स, ये जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल देखो, अगर हमारा लैग्रांजियन ये इस टाइप से दिया गया है, ठीक है,
1/2 m1 x डॉट का स्क्वायर प्लस m2 x2 डॉट का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, प्लस क्या दिया गया है, c1 x1 प्लस c2 x2, या इसको x की जगह y लिख लेते हैं। यहाँ पे y डॉट का स्क्वायर और यहाँ पे y। ठीक है, ये इस टाइप से दिया गया है। तब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ भी x है, x कहाँ पे है, ये डॉट वाले को चेंज देगा, डॉट वाले को तो सेम आ जाएगा, x डैश डॉट इक्वल टू x डॉट ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई चेंज लेते हैं और इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग x डैश, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x डैश का वैल्यू क्या ले लेते हैं, x माइनस c1 ले लेते हैं। ठीक है, और y का जो वैल्यू है, और y को जो है वो y प्लस ये c2 होगा ना, और c1 रख देते हैं, y प्लस c1 रख देते हैं, या इसे उल्टा भी ले सकते हैं। ठीक है, या यहाँ बाद में बता दूँ, y को y प्लस c1 लेते हैं। तब इस केस में यहाँ पे x की जगह अगर हम लोग क्या लेते हैं, x माइनस c2 लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग x माइनस c2 रखेंगे तब ये क्या आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ, l इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को इसे टी ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू टी लिख दिया हूँ इसको। ठीक है, ये जो है टी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो c1x प्लस c1 माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस c1 c2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस c2y, और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, c1 c2। तो ये c1 और ये c1 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर से रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एल डैश, ये एल डैश का वैल्यू है ना, एल डैश इक्वल टू टी प्लस c1x प्लस c2y। ये देखो सेम मिल गया, जो कि किसके बराबर है, एल के बराबर है। यानी कि यहाँ पे अगर ये हम लोग चेंज लेते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, ये लैग्रांजियन जो है हमारा चेंज नहीं हो रहा है, और इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस c2 है तो माइनस c2x के साथ है तो px प्लस c1 py, ये जो क्वांटिटी होगा ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ठीक है, या अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेते, यहाँ पे प्लस लेते और यहाँ पे क्या लेते, यहाँ पे माइनस लेते, तब ये क्या आ जाता हम लोग का, यहाँ पे ये क्वांटिटी प्लस आ जाता और यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वांटिटी हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन या कांस्टेंट ऑफ मोशन आ जाएगा, पी वाई या प्लस सी पी एक्स माइनस, यहाँ पे C2 है ना, ये C2 और यहाँ पे C1, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन जो है वो इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए आप लोग सिंपली याद रखेंगे कि ये जो है टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले होमोजेनिटी इन टाइम, होमोजेनिटी इन टाइम। ठीक है, समय में जो संविद्धता है लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन हमें किस लिए मिलता है,
समय के रेस्पेक्ट में सममितता के कारण जो है वो मिलता है। ठीक है, इनवेरियंस अंडर टाइम ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर हम लोग टाइम चेंज करते हैं तब अगर हम लोग का लैग्रांजियन या हैमिल्टोनियन जो है वो चेंज नहीं होता अंडर टाइम ट्रांसलेशन, ये सॉरी हैमिल्टोनियन। ठीक है, टाइम चेंज करने पर अगर हमारा हैमिल्टोनियन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइम ट्रांसलेशन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि जो एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व है। आप लोग को बस ये चेक करना है कि हैमिल्टोनियन टाइम पे तो डिपेंड नहीं है। अगर हमारा हैमिल्टोनियन दिया गया है और वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, या लैग्रांजियन दिया गया है तो हमें हैमिल्टोनियन निकालना पड़ेगा। लेकिन टाइम डिपेंडेंसी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लैग्रांजियन अगर टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो हैमिल्टोनियन भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक, और अगर लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन दोनों में से जो है वो दोनों टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एनर्जी है हमारा कंजर्व है। ठीक है, बस यही जो है आप लोग को क्या बोलना चाहिए, इसमें चेक करना रहता है। इसका एग्जांपल मेरे ख्याल से नहीं, एक्चुअली एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कि क्या बोलना चाहिए, एक लैग्रांजियन हमें दिया गया है 1/2 m x डॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर इसके लिए हम लोग हैमिल्टोनियन लिखें तो ये क्या आ जाएगा, पी एक्स का स्क्वायर बाई 2m ये माइनस का प्लस आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी एनर्जी जो है वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग का एक लैग्रांजियन इस टाइप से दिया हुआ है 1/2 m एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस गामा टी, इस टाइप से दे दिया है, तब ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये जो है इसके लिए जो है एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन देख लेते हैं। इसके लिए स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। ठीक है, आइसोट्रॉपी यानी कि रोटेशन वगैरह हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगर उससे जो है लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन चेंज नहीं होता, आगे उसको भी लिख दूंगा। ठीक है, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, या इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इनवेरियंस अंडर रोटेशन, इनवेरियंस अंडर रोटेशन, इनवेरियंस अंडर रोटेशन लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, रोटेशन के अंदर जो इन्वेरियंस होता है, इससे हमें क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन मिलता है। सिंपली आप लोग जो इसके लिए याद रखेंगे, ठीक है, आप लोग को याद क्या रखना है, इफ z component of एंगुलर मोमेंटम, अगर z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड देन, अगर कंजर्व्ड है तब आप लोग को क्या क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखेंगे। जो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये कि रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस जो है वो क्या होगा, इनवेरियंस होगा। अगर हम लोग रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस डज नॉट चेंज हैमिल्टोनियन या लैग्रांजियन, अगर इसे हम लोग जेड एक्सिस के अराउंड घुमाते हैं तब हमारा हैमिल्टोनियन या लैग्रांजियन चेंज नहीं होता, तब क्या होगा, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। या आप लोग क्या याद रखेंगे कि जो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन है,
ठीक है, वो किस पे डिपेंड करे, ओनली z पे डिपेंड करे, ठीक है, या किस पे डिपेंड करे, ओनली z डॉट पे डिपेंड करे, या क्या हो, ठीक है, या फंक्शन ऑफ f ऑफ z हो, या फंक्शन ऑफ z डॉट हो, एंड लिख दो यहाँ पे ये, या फिर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो, ये सिर्फ z का फंक्शन हो, ठीक है, z डॉट का फंक्शन हो, या z का कोई फलन हो, सिर्फ और सिर्फ z का फलन, यहाँ पे x y नहीं आएंगे ना, और f ऑफ z डॉट का कोई फलन हो, ठीक है, तब क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, जो z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर ऐसा केस मिलता है, ओनली z हो, ओनली z डॉट हो, ठीक है, या f ऑफ z हो, f ऑफ z डॉट हो, ठीक है, और यहाँ पे नॉट x एंड y, और यहाँ पे x y अगर ना हो, ठीक है, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देन LZ इज कंजर्व्ड, z कंपोनेंट ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम है LZ, ये क्या होगा, कंजर्व होगा। यहाँ पे L लैग्रांजियन नहीं है ना, ये वो है हैमिल्टोनियन है। अब यदि x और y कोऑर्डिनेट भी है, तब क्या देखेंगे, देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म हो, ठीक है, या एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट वाला क्या बोलना चाहिए, टर्म हो, या क्या टर्म हो, एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट वाला टर्म हो, और इसी ऑर्डर में पहले एक्स फिर वाई माइनस वाई प्लस एक्स, और क्या हो, वेक्टर ए हो, ए डॉट जेड क्या हो, यानी कि वेक्टर ए का सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट हो, इसे लास्ट में लिख दूंगा रुको। तो ये हो, ये क्या होगा हम लोग का, देन एल जेड इज कंजर्व्ड। आपको क्या देखना है, आप लोग को ये देखना है कि एक्स स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर तो नहीं है, एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट तो नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है, इस टाइप से जो है आप लोग चेक करेंगे, तब जो है वो एल जेड क्या होगा, क्या बोलना चाहिए, कंजर्व होगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ए जेड हो और इसका सिर्फ और सिर्फ जेड कंपोनेंट, ए जेड कंपोनेंट ही एग्जिस्ट हो, ठीक है, तब भी क्या होगा, एल जेड जो है वो कंजर्व होगा। ये जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना इससे रिलेटेड, तब ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। वैसे आप लोग को एक एग्जांपल बता देता हूँ, देखो अगर हमारा जो है वो लैग्रांजियन दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर दिया गया है। देखो यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, स्क्वायर वाले टर्म है, और क्या है, डॉट वाले टर्म है, यानी कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर हमें दिख गया, एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर हमें दिख गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि एल ऑफ जेड जो है वो क्या होगा, कंजर्व होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो y डॉट और z डॉट भी है ना, y डॉट प्लस z डॉट है, और y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर है, यानी कि क्या हो जाएगा, एल एक्स जो है वो कंजर्व हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x डॉट प्लस z डॉट का स्क्वायर मिल गया, ठीक है, ये पेयर में मिल गया, तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, ये होता है हम लोग का एल वाई जो है वो कंजर्व होगा। ये चीज़ समझ में आया, देखो सिंपल सा बात है। अगर यहाँ पे आप लोगों को पेयर में एक्स स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर दिख जाए, तो एल जेड जो है वो कंजर्व होगा, और ये कंजर्वेशन लॉ हम लोग हमेशा जो है वो पेयर में लगाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ, देखो ये मैं सिर्फ जेड के लिए लिखा हूँ, सेम टू सेम आप लोग किसके लिए लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्स 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 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे z है तो यहाँ पे x और y का कंपोनेंट है, यहाँ पे अगर x होता तो यहाँ पे y और z का कंपोनेंट होता, यहाँ अगर y होता तो x और z का कंपोनेंट होता, सेम टू सेम। और ये इसके लिए आप लोग याद रखेंगे साइक्लिक ऑर्डर, तो ये ना क्या बोलना चाहिए, सेम रहते हैं सभी के लिए। ये मैं सिर्फ ओनली किसके लिए लिखा हूँ, z कंपोनेंट के लिए लिखा हूँ ना, ये आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है z कंपोनेंट है,
सेम आप लोग जो है वो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के लिए लिख सकते हैं। सेम फॉलोज बाय y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, Lx के लिए क्या होना चाहिए, y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और एक लैग्रेंजियन देख लेते हैं L, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ k ले लेते हैं, k x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इस केस में देखो, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे x डॉट वाला टर्म तो है, लेकिन y डॉट वाला टर्म, ये x डॉट यहाँ पे पेयर में दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, ये भी पेयर में दिख रहा है और ये भी हमें पेयर में दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी को नहीं देखेंगे, इसके साथ जो टर्म है उसके लिए भी देखेंगे। वहाँ पे नहीं था इसलिए हम लोग चेक नहीं किए, लेकिन अब यहाँ भी चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया हम लोग को, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिख गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख गया। इसका मतलब ये है कि एल जेड कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, ये जो है कंजर्व्ड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर y कंपोनेंट के कंजर्वेशन के लिए देखें तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि एल वाई जो है वो नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, एल वाई जो है वो कंजर्व्ड नहीं होगा। और अगर हम लोग किसके लिए चेक करें, एक्स कंपोनेंट के लिए चेक करें, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, तो एल एक्स भी जो है वो कंजर्व्ड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों का कॉफिशिएंट बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे ये होता, चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 1/2 होता, ठीक है, तब क्या होता, ये 1/2 वाई स्क्वायर और 1/2 जेड स्क्वायर, मैं 1/2 कॉमन निकाल लेते तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचता। तो उस केस में हमारा एल एक्स जो है वो क्या हो जाता, कंजर्व हो जाता। ठीक है, अगर 1/2 होता, 1/2 वाई स्क्वायर, 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 1/2 जेड स्क्वायर, तो इस केस के लिए हमें क्या मिलता, जो हमारा एक्स कंपोनेंट है एल एक्स, ये क्या होता, कंजर्व होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जो है ये कंजर्व नहीं होगा। तो ये था हमारा कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ में इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही याद रखेंगे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से शॉर्ट में सीटी भी लिखते हैं। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पुराने कोऑर्डिनेट हैं क्यू आई, स्मॉल क्यू आई और स्मॉल पी आई, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम को जो है वो चेंज कर देते हैं, किससे, एक नए पेयर ऑफ क्यू आई और पी आई से, कैपिटल क्यू आई पी आई, ये भी जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम है। ठीक है, तो पुराने, इसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड वेरिएबल्स और इसे हम लोग बोलते हैं न्यू वेरिएबल्स, में जो है वो चेंज कर देते हैं। और ये चेंज करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी और भी प्रॉपर्टी हैं, देखेंगे। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ ओल्ड वेरिएबल को जो है वो नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जनरली कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते क्यों, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है,
क्योंकि अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तब हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, जो जनरलाइज्ड मूवमेंट उसके लिए जो कंजुगेट मोमेंटम होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए वो कंजर्व होता है। इसीलिए टू गेट मोर ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक कोऑर्डिनेट ठीक है, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेट अगर हमें मिल गया तो एक कांस्टेंट ऑफ मोशन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक कोऑर्डिनेट प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्या बोलना चाहिए, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करते हैं। ठीक है, टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन फॉर लैग्रांजियन या हैमिल्टोनियन, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का जो एक्सप्रेशन है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो यूज़ करते हैं। क्या ये तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग देखते हैं कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेट में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंतर्गत हमारा हैमिल्टोनियन क्या हो, अनचेंज, या हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। ठीक है, ये जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसके अंदर जो हमारे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, क्यू आई डॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल पी स्मॉल पी आई होता है। ठीक है, या पी आई स्मॉल पी आई डॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू आई होता है। ठीक है, तो ये किसके टर्म में है, ये ओल्ड वेरिएबल के टर्म में है। ठीक है, न्यू वेरिएबल के टर्म में भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सेम रहेगा, क्यू आई इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी आई, और क्यू आई डॉट ना, ठीक है, पी आई डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं होता, ये किसके रेस्पेक्ट में है, न्यू वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है। कंडीशंस फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या बोलना चाहिए, क्या कंडीशन है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अगर क्यू आई पी आई में हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं तो इसका जो पॉइजन ब्रैकेट है स्मॉल क्यू आई और स्मॉल पी आई के लिए जो ये पॉइजन ब्रैकेट होगा इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे इसके 2-3 क्या बोलना चाहिए, कंडीशंस होते हैं, लेकिन ये कंडीशन जो है हम लोग याद रखेंगे और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया गया है, ठीक है, या जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया गया है वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या बोलना चाहिए, कंडीशन होता है जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा हमेशा सेटिस्फाई होता है, या ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे स्मॉल क्यू आई और स्मॉल पी आई का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो कैपिटल क्यू आई और कैपिटल पी आई के रेस्पेक्ट में भी निकालेंगे तब इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग को जो है वो कोऑर्डिनेट दे दिया होगा। ठीक है, क्यू आई इक्वल टू क्या दे दिया है, क्यू आई जो कि पी आई और स्मॉल क्यू आई का फंक्शन है। ठीक है, और कैपिटल पी आई इक्वल टू पी आई स्मॉल क्यू आई और पी आई का फंक्शन है। तब हमें क्या चेक करने के लिए बोलेगा, ये जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, हाँ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है ये चेक करने के लिए बोलेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू आई और यहाँ पे पी आई का वैल्यू रख देंगे, ऐसा जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तब ये क्या होगा हम लोग का कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये होता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक,
बाकी यहाँ पे जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहला तो आता है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हम लोग सिंपली जो है वो क्यू आई को, स्मॉल क्यू आई को कैपिटल क्यू आई से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और स्मॉल पी आई को कैपिटल पी आई से रिप्लेस कर देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, आइडेंटिटी या इन्वर्स से रिलेटेड पूछा था मेरे ख्याल को, उस टाइम मैं एग्जाम दिलाया था उसको। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अगर हम लोग क्यू आई को किससे, माइनस क्यू आई से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो ये हमारा होगा इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा। थर्ड, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अगर हम लोग कैपिटल क्यू आई को क्यू आई कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा, आई आई डी लिखते, ठीक है, और कैपिटल पी इक्वल टू क्यू माइनस क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है। इससे अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं कैपिटल क्यू को इस वाले से और कैपिटल पी को माइनस क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा से अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तब ये जो होगा हमारा रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को मैं बताया था जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे, ठीक है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, रोटेशनल मैट्रिक्स होता है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये क्या होता है हमारा रोटेशनल मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कैपिटल क्यू और यहाँ कैपिटल क्यू और कैपिटल पी को जो है वो रोटेशनल मैट्रिक्स इंटू स्मॉल क्यू और स्मॉल पी, ये लिखा गया है, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स फॉर्म है, तो ये होता है हम लोग का रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो चेंज नहीं होता है। हैमिल्टोनियन इनवेरिएंस अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी एच जो है वो एच डैश के बराबर होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी रहता है कि यहाँ पे एच जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसके बाद देख लेते हैं जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने के लिए हम लोग जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन सिंपली क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ओल्ड वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ ए ओल्ड वेरिएबल एन ओल्ड वेरिएबल एंड ए न्यू वेरिएबल, ठीक है। ये जो है एक पुराने वेरिएबल स्मॉल पी आई या एक और एक नए वेरिएबल कैपिटल क्यू आई और कैपिटल पी आई
का जो है वो फंक्शन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे 4 तरह से जो है वो लिख सकते हैं। जैसे क्या होगा, या तो ये फंक्शन ऑफ क्यू आई होगा, कैपिटल क्यू होगा, ठीक है, क्यू कैपिटल पी होगा, ठीक है, स्मॉल पी कैपिटल क्यू होगा, और क्या बोलना चाहिए, स्मॉल पी कैपिटल पी होगा। तो ये 4 जो है वो पॉसिबल हैं, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं। इसे बोलते हैं F1, इसे बोलते हैं F2, और इसे बोलते हैं F3, और इसे बोलते हैं F4, ठीक है। ये जो है 4 जनरेटिंग फंक्शन होते हैं। आप लोग याद रखेंगे F1 क्या होगा, क्यू आई और स्मॉल क्यू आई कैपिटल क्यू का, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का फंक्शन होगा। F2 क्या होगा, स्मॉल क्यू कैपिटल पी का फंक्शन होगा। F3 क्या होगा, स्मॉल पी कैपिटल क्यू का फंक्शन होगा। और F4 क्या होगा, स्मॉल पी और कैपिटल पी का फंक्शन होगा, ठीक है। इसे जनरली हम लोग लिखते हैं, ये F1 है, सभी को जो है वो F1 के टर्म में जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, F1 प्लस, जनरली प्लस में ही लिखते हैं, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू आई और कैपिटल पी आई। F3 का वैल्यू होता है F1 माइनस क्यू आई कैपिटल पी आई, और F4 का वैल्यू होता है F1 प्लस कैपिटल क्यू आई पी आई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका है, ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये तीनों, ये जो है आप लोग जनरेटिंग फंक्शन के बारे में याद रखेंगे। और जनरेटिव फंक्शन के बारे में जो पूछता है वो है इसका डिफरेंशियल रिलेशन, डिफरेंशियल रिलेशन, डिफरेंशियल रिलेशन में सबसे पहले देखो F1 के लिए, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि F1 जो है किसका किसका फंक्शन होता है, स्मॉल क्यू आई, यहाँ पे जो F1 है वो स्मॉल क्यू आई, बार बार नहीं लिखता, ठीक है, यहाँ पे जो है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का ये फलन है। तो इस केस में देखो, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, P निकालेंगे, स्मॉल p, और स्मॉल p का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल F1 अपॉन डेल क्यू आई, क्योंकि ये क्यू का फंक्शन है, ठीक है। तो इसी अगर F1 को हम लोग क्यू के रेस्पेक्ट में आकलन कर देंगे तब हमें स्मॉल p का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और जो क्यू है, कैपिटल क्यू है, इसका वैल्यू क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, तो इसको क्यू के रेस्पेक्ट में अगर F1 को हम लोग क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, डेल F यहाँ पे क्यू, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल P मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि स्मॉल क्यू जो है वो नेगेटिव होता है और कैपिटल P जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ कैपिटल P आ गया तो ये जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो F2 के लिए, F2 क्या किस किस का फंक्शन होता है हमारा, ये होता है क्यू आई, स्मॉल क्यू और कैपिटल P का फंक्शन होता है। तब इसके लिए डिफरेंशियल रिलेशन कैसे लिखेंगे, देखो क्यू आई है तो यहाँ पे लिखेंगे पी आई, या यहाँ पे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, स्मॉल p, स्मॉल p इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल F2 अपॉन डेल Q। ये क्योंकि F2 Q का फलन है तो अगर इसके Q के रेस्पेक्ट में आकलन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, स्मॉल p मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कैपिटल Q। कैपिटल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल F2 अपॉन डेल कैपिटल, ठीक है। और ये स्मॉल क्यू, सॉरी स्मॉल p और कैपिटल Q जो है दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद थर्ड आता है हमारा, यहाँ एक साथ लिख रहा हूँ ताकि आप जो है इसे फॉर्मूले को जो है वो रिलेट कर सकें, ठीक है। F3 जो है वो P और कैपिटल Q का जो है वो फलन होता है। अब हम लोग इसे क्या करें, अगर हम लोग डेल F3 को, मतलब F3 को अगर किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल p के रेस्पेक्ट में आकलन करें तब ये हमें क्या मिलेगा, स्मॉल q मिलेगा, और स्मॉल q जो है वो नेगेटिव रहता है, याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग F3 को
क्यू के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तब ये हमें क्या मिलेगा, कैपिटल पी मिलेगा। ठीक है, और कैपिटल पी जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके बाद ये क्या आ जाएगा हमारा फोर्स, ये किसका फंक्शन होता है, स्मॉल पी और कैपिटल पी का फंक्शन होता है। तब इस केस में क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम लोग F4 को स्मॉल पी के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तब हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू मिल जाएगा, और स्मॉल क्यू जो है वो नेगेटिव होता है। और अगर इसे हम लोग F4 को अवकलन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में, तब हमें क्या मिलेगा, कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये होता है डिफरेंशियल रिलेशन। इसका क्या, ये डिफरेंशियल रिलेशन आप लोग याद रखेंगे, इसका क्या यूज़ है, जब हम लोग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, या कैनोनिक, या हमें जो है कोई वेरिएबल में मतलब एक रिलेशन लैग्रांजियन या हैमिल्टोनियन कुछ दे दिया गया है और हमें जो है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, ठीक है, तब उसके लिए जो है हम लोग जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये जनरेटिंग फंक्शन आप लोग ये फॉर्म याद रखेंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है वो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा और जनरेटिंग फंक्शन जो है वो ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या फिर क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन जो है वो दिया हुआ होगा और आप लोग को क्या निकालने के लिए बोलेगा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये बस आप लोग जनरेटिंग फंक्शन जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, F1 F2 F3 F4, और ये इसके लिए डिफरेंशियल रिलेशन, और ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे। ठीक है, कि बाकी जो जनरेटिंग फंक्शन है उसको हम लोग F1 के टर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर कंजर्वेशन लॉ और पॉइसन ब्रैकेट और जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें। एरो फिजिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।